कभी सोचा है हम सब इंसान, जानवर, पेड़, पक्षी, जीवाणु, विषाणु, एल्गी, फंगी, फल, फूल, कीड़े मकोड़े और मिलियंस ऑफ लिविंग स्पेसीज एक ही पूर्वज से आए हैं। सुनने में बड़ा पागलपन लगता है, लेकिन ये विज्ञान का सबसे पुराना सच है। अगर बहुत पीछे जाओ, इतना कि इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति सब गायब हो जाए, तो बचता है सिर्फ एक सवाल कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने पहली सांस ली। धरती कभी खौलता पत्थर थी, न बारिश, न जंगल, न नीला आसमान। महासागर उबलते थे, आसमान जहरीला था, कोई जीवित नहीं था, बस एक खामोशी। फिर समुद्र की गहराइयों में अनगिनत केमिकल एक दूसरे से टकराए। 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार बार सब कुछ बेकार हुआ, लेकिन एक बार ब्रह्मांड की खामोशी टूट गई। कुछ इतना छोटा पैदा हुआ, न आंखें, न दिमाग, न दिल, पर उसमें एक जीने की जिद थी। यही पहला जिंदा अस्तित्व था। उसी ने समुद्र को जीवित किया, धरती को रंग दिया, पेड़ों को जड़े, जानवर को शरीर, डायनासोर को ताकत और इंसान को दिमाग दिया। और हमारी नसों में बहने वाला ये खून यही से शुरू हुआ। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये कौन सी ताकत थी जिसने ये पहली चिंगारी जलाई? कौन था वो हमारा पहला पूर्वज जिनसे ये पूरी शाखाएं निकली? और कौन से वो केमिकल थे जिन्होंने ये जीवन की शुरुआत की? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। आज के समय में दुनिया भर में करीब बिलियंस ऑफ लिविंग स्पेसीज और माइक्रोब्स मौजूद है, लेकिन उस समय हमारी पृथ्वी कुछ बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। आज से लगभग 3.9 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी एक नई दुनिया की शुरुआत कर रही थी। ना कोई नीला आसमान था, ना कोई पेड़ पौधे, ना किसी पक्षी की चिकचिकाहट थी और ना ही कोई जानवर की आवाज। जो भी था वो सिर्फ एक आग, पानी और धुएं का एक अजीब मिक्सचर था। धरती की सतह मॉल्टेन रॉक और लावा की लहराती हुई एक बेखौफ दुनिया थी। हर और खोलता पानी, उबलते हुए महासागर और उनके ऊपर सल्फर और मिथेन की घनी परतें। हवा इतनी जहरीली थी कि अगर कोई इंसान वहाँ खड़ा हो तो उसकी सांस तुरंत रुक जाती। समुद्र के गहरे हिस्से में अंधेरा और ठंडक छाई हुई थी। वहाँ पानी, मिनरल्स और मेटल का एक अजीब मिक्सचर था। कभी कभी धरती की सतह पर बिजली चमकती, कभी अल्ट्रावायलेट रेज समुद्र की सतह को चीरती। ये सब दृश्य डरावने थे, पर ये वही परिस्थितियां थी जो अभी जीवन के बीज बोने वाली थी। उस समय महासागरों में सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि छोटे छोटे एटम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेचैन होकर तैर रहे थे। कभी एक दूसरे से टकराते, कभी दूर हो जाते। ये कोई साधारण तैराकी नहीं थी। हर टकराहट में छिपी थी संभावनाओं की असीम दुनिया। हल्की हल्की लहरें, तापमान के अचानक बदलते उतार चढ़ाव और समुद्र तल की खुरदरी सतह सब मिलकर इन एटम को बार बार पास लाती। जब ये एटम टकराते तो उनकी दौड़ की ऊर्जा अचानक गर्मी में बदल जाती। कभी ये एटम जुड़ जाते, कभी ये अलग हो जाते, जैसे कोई माइक्रोस्कोपिक खेल चल रहा हो जिसे सिर्फ प्रकृति ही देख सकती थी। कार्बन अपने 4 छोटे छोटे हाथों से जटिल नेटवर्क बनाता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी की बूंदों में समाते और नाइट्रोजन धीरे धीरे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स की छोटी छोटी कड़ियां जोड़ता। धीरे धीरे ये सब मिलकर एक गाढ़ा, चिपचिपा और लगातार हलचल में रहने वाला एक सूप बन गया, जिसे वैज्ञानिक प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं। पर यह कोई साधारण सूप नहीं था। यहाँ हर एटम घूम रहा था, टकरा रहा था, अलग हो रहा था और फिर से मिल रहा था। इस अनंत हलचल और बार बार की टकराहट में एक माइक्रोस्कोपिक स्पार्क पैदा हुआ, जीवन का पहला बीज जो भविष्य में पृथ्वी के हर जीव की नींव बनेगा। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के छोटे छोटे एटम धीरे धीरे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे मॉलिक्यूल बनाने लगे। ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे केमिकल लोगो ब्लॉक की तरह थे, जो जुड़कर भविष्य में जीवन की पहली स्ट्रक्चर बन सकते थे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल टकराते और जुड़ते गए, अमीनो एसिड छोटे चेन में बदल गए, जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन ने वो काम करना शुरू किया जो कोई साधारण मॉलिक्यूल नहीं कर सकता था। ये रिएक्शन तेज कर सकते थे, मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज कर सकते थे और तभी न्यूक्लियोइड्स, जो पहले कभी छोटे पार्टिकल थे, अपने आप आरएनए चेन में बदल गए। अब सवाल यहाँ ये है कि आरएनए आखिर है क्या? इसे इस तरह से समझ लीजिए कि आरएनए एक लंबी चेन है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और जो खुद की कॉपी भी बना सकती है। ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की तरह थे, जो ये बताते हैं कि कौन सा रिएक्शन कब होना चाहिए। आरएनए ने दिखा दिया कि केमिस्ट्री सिर्फ रैंडम नहीं, ये अब सेल्फ रिफ्लेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम बनने लगा। और तभी हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। पानी में तैरते फैट मॉलिक्यूल जो पहले डिफ्यूज हो रहे थे, अपने आप बबल्स में अरेंज होने लगे। ये बबल्स सिर्फ गोल गोल फैट मॉलिक्यूल्स नहीं थे, ये छोटे छोटे कैप्सूल थे जिनमें वो आरएनए चेन छुप गई। और यही पहला प्रोटोसेल था। ये प्रोटोसेल मॉलिक्यूल को बचा रहा था, उनका एक अलग यूनिवर्स बना रहा था और अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा था। प्रोटोसेल धीरे धीरे सीखने लगे, ये न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करना सीख गए, अपने अंदर एनर्जी मैनेज करना सीख गए
और अपनी कॉपीज बनाना भी सीख गए। अब वो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं थे बल्कि लिविंग यूनिट बन चुके थे। ओशियन अब साइलेंट नहीं थे, हर प्रोटोसेल अपने छोटे छोटे यूनिवर्स के अंदर अपना खेल खेल रहे थे। ये माइक्रोस्कोपिक मिरेकल ही वो फाउंडेशन था जिसने अरबों साल बाद पृथ्वी पर जीवन की नींव रखी। अब यहाँ आर्यन ने फिर से एक नया चमत्कार करके दिखाया। कुछ आर्यन मॉलिक्यूल न केवल अपनी कॉपीज बनाना सीखे बल्कि केमिकल रिएक्शन को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल अब एनर्जी को स्टोर कर सकते थे और सही समय पर उसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। प्रोटोसेल अब सिर्फ पैसिव केमिकल बैग्स नहीं रहे, वो छोटे केमिकल इंजन बने और अपने माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को खुद चलाने लगे। और तभी हुआ वो पल जिसे हम इवोल्यूशन का पहला झटका कह सकते हैं, डीएनए का जन्म। आर्यन ने अपनी स्किल को परिपूर्ण किया और कुछ प्रोटोसेल्स में डबल स्टैंडर्ड परमानेंट स्ट्रक्चर बनने लगे। ये डीएनए जो था वो आर्यन से कई ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद था। अब प्रोटोसेल अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते थे। ये छोटा मिरेकल धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जीव का बीज बनने वाला था। इसी बीच पृथ्वी की सतह और ओशियन धीरे धीरे बदल रहे थे। लाइट, हीट और केमिकल ग्रेडियंट ने प्रोटोसेल को इवॉल्व होने के लिए चैलेंज दिए। कुछ प्रोटोसेल ने सनलाइट का इस्तेमाल करना सीख लिया, क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल ने एनर्जी कैप्चर करना शुरू कर दिया और यही था फोटोसिंथेसिस का पहला छोटा सा कदम। अब प्रोटोसेल सिर्फ एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते थे, वो एनर्जी को हार्नेस करके ग्रोथ और रेप्लिकेशन में इस्तेमाल करने लगे। महासागरों में अब साइलेंट रिवोल्यूशन चल रहा था। टीनी प्रोटोसेल अपनी कॉपीज बना रही थी, एनर्जी मैनेज कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे थे और स्लोली इकोसिस्टम का पहला रूप तैयार कर रहे थे। ये वो चमत्कार था जिसने अरबों साल बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन को वातावरण में रिलीज किया और मल्टी सेल्यूलर लाइफ के लिए रास्ता खोल दिया। ओशियंस की गहराइयों में प्रोटोसेल अपने छोटे छोटे यूनिवर्स में जीवन की लगातार पहली धड़कन महसूस कर रहे थे। हर हल्की लहर, हर तापमान का उतार चढ़ाव, हर मिनरल्स और डिसॉल्व मॉलिक्यूल की टकराहट, सब उसकी छोटी छोटी दुनिया के लिए एक सीख, एक चुनौती और एक अवसर था। अब ये प्रोटोसेल केवल केमिस्ट्री के रैंडम रिएक्शन नहीं बल्कि धीरे धीरे सीखने लगे, एडेप्ट करना शुरू किया, अपने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने लगे और इसी साइलेंट स्ट्रगल में जन्म हुआ पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का। छोटे सिंगल सेल क्रिएचर जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स सिंपल दिखते थे लेकिन उनके भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई थी। केवल एक गोल सा सेल मेम्ब्रेन, प्रिमिटिव आरएनए और प्रोटीन और बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, इतना ही पर्याप्त था और ये उन्हें सरवाइव करने और ओशियन में अपने लिए जगह बनाने के लिए पर्याप्त था। ये एनोबेरिक थे, मतलब इन्हें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अपनी एनर्जी जनरेट करना, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करना और अपने अंदर रिएक्शन ऑर्गेनाइज करना उन्हें खुद माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स का मालिक बना रहा था। ओशियन अब सिर्फ पानी नहीं था, ये एक विशाल अरेना बन गया था जिससे छोटे छोटे केमिकल इंजन अपने माइक्रोस्कोपिक ड्रामा को साइलेंटली परफॉर्म कर रहे थे। और इसी इंट्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच पैदा हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोस्कोपिक जीव, लुका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये वही जीव था जो आज की मिलियन ऑफ लिविंग स्पीशीज का पूर्वज माना जाता है और जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में ही बात की थी। लुका ये कोई साधारण क्रिएचर नहीं था, ये वो पहला जीव था जिसने सभी आधुनिक जीवन की नींव रखी थी। इसे इस तरह से समझो, लुका एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का टीचर, गाइड और एक ब्लूप्रिंट था। इसके अंदर वो कैपेसिटी थी जो किसी भी प्रोटोसेल में नहीं थी, सेल्फ रिप्लिकेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज और एडप्शन। लुका ने अपने माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को इतना इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज किया कि इसके डिसेंडेंट प्रत्येक प्रोकैरियोट्स सर्वाइव, एडप्ट और इवॉल्व कर सके। लुका अपने माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स में केवल पैसिव नहीं था, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता था, अपने अंदर रिएक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकता था और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशन इनकोड कर सकता था। यही माइक्रोस्कोपिक मिस्ट्री थी जिसने इसे इवोल्यूशन के मास्टर टेम्पलेट में बदल दिया। इस जीव के छोटे से एक्शन ने अरबों साल बाद पृथ्वी पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की नींव रखी। हर पेड़, हर इंसान, हर जानवर इसी माइक्रोस्कोपिक लेगेसी का हिस्सा है। साइंस की नजर में लुका वो इनविजिबल लिंक है जो जीवन की हर शाखा को जोड़ता है। ये केमिकल के छोटे छोटे इंजन इवोल्यूशन की किताब के पहले चैप्टर लिख रहे थे। कोई ऑब्जर्वर नहीं, कोई एप्ल्यूज नहीं, सिर्फ साइलेंट स्ट्रगल, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन और रिलेंटनेस एडप्शन। यही था वो शुरुआती चमत्कार जिसने पृथ्वी पर जीवन की कहानी की पहली लाइन लिखी। और यही थी जीवन की शुरुआत, ना कोई दैवीय चमत्कार, ना किसी अदृश्य ताकत की योजना, बस तत्व, ऊर्जा और समय की अनगिनत टक्करों में हुआ एक सहयोग, एक ऐसा सहयोग जिसने इस निर्जीव पृथ्वी को जीवन की पहली धड़कन दी। उफनते महासागर की गहराई में जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कोई दर्शक नहीं था, वही खनिजों की परतें और रासायनिक लहरों के बीच सहयोग ने अपना सबसे महान खेल खेला। आज हम जो सांस लेते हैं, जो सोचते हैं, जो सपने देखते हैं, वो सब उसी पहले छोटे अदृश्य सहयोग की गूंज है। यही थी जीवन की शुरुआत, एक मौन, एक अनदेखा और इतिहास की सबसे चमत्कारिक सहयोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।